अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए थर्ड। बेटा ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 2। और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मार्केट प्लानिंग के बारे में। जो हमारा पहला लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डिस्कस किया था और मैंने बीसीजी मैट्रिक्स में एप्पल कंपनी के एग्जांपल से आपको बताया था कि किस तरह से कंपनीज जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करती हैं, अपने प्लान्स को चेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। ठीक है। अब बेटा ये है हमारी मार्केटिंग प्लानिंग। ठीक है, इसमें हमने ऑल अबाउट मार्केट के बारे में पढ़ना है, हमने अपने कस्टमर्स के बारे में पढ़ना है, हमने अपने कस्टमर की नीड के बारे में पढ़ना है, हमने अपने कस्टमर्स की डिमांड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम इस पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगी कि मार्केट प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, लेकिन इस डेफिनेशन से पहले मैं अगेन उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करती चलूँ कि अगर मैं आपको सिंपल सा एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दूँ तो वो यही होगा कि अपने कस्टमर्स को गेन करना और फिर उनके साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप को बिल्ड किए रखना, ये आपका मार्केटिंग में आता है। ठीक है, यानी कि ये दो चीज़ें आपको जो है ना, ये आपको जैसे आपको ABC आती है उस तरह से आपको पता होनी चाहिए कि यार मार्केटिंग क्या है। कि मैंने एक तो अपने कस्टमर को कैप्चर करना है, यानी कि अपने कस्टमर्स को इंक्रीज़ करना है, और अपने कस्टमर को इंक्रीज़ करने के साथ साथ मैंने ऐसा नहीं करना कि बस एक दफ़ा उनको मैंने सेल कर दिया अपना प्रोडक्ट तो बस। नहीं, अगर कोई कस्टमर मेरा लॉयल है, मुझे लगता है कि ये बार बार मेरी शॉप पे आएगा, तो मैंने फिर अपने प्रॉफिटेबल कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप को भी बिल्ड करना है। तो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ये मार्केटिंग का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा बेटा अब हम चलते हैं मार्केटिंग प्लानिंग की डेफिनेशन की तरफ। ये डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस, ये आर्ट भी है ये साइंस भी है, ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स। ठीक है, अब बेटा टारगेट मार्केट्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करूँगी बड़े अच्छे तरीके से। यानी कि मार्केट प्लानिंग में क्या है कि आपने चूज़ करना है कि आपने कौन सी मार्केट को टारगेट किया है एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद देम, और फिर उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्टअप किए रखना है। ठीक है, अब टर्म जो अंडरस्टैंड करने की है वो है टारगेट मार्केट्स। ठीक है, कि मार्केट को टारगेट मार्केट या मार्केट टारगेट, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो बेटा जो हमारे मार्केटिंग प्लानिंग के लिहाज से, यानी हमारे टॉपिक के लिहाज से जो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो हमारे समझने के कॉन्सेप्ट हैं, एक तो है वो टारगेट मार्केट का, वही वाला सेम जो आपकी डेफिनेशन में आया। दूसरा है मार्केट सेगमेंटेशन का। ठीक है, और मार्केट सेगमेंटेशन के बाद थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो आता है मार्केट मिक्स का। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन एनी हाउ फर्स्ट जो है वो टारगेट मार्केट है, सेकंड जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन है, और थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट मिक्स का। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इन तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे मार्केटिंग प्लानिंग के लिहाज से, हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अबाउट मार्केट को टारगेट करना, नंबर 2 मार्केट सेगमेंटेशन से क्या मतलब है, और नंबर 3 मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि आपका मार्केट मिक्स जो है वो क्या है। ठीक है, मार्केट मिक्स क्या है, ये 3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये मार्केटिंग प्लानिंग का हिस्सा हैं। जब भी आप आपके मार्केटर्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो ये उनकी प्लानिंग का ये हिस्सा होते हैं। बेटा सबसे पहले टारगेटेड मार्केट को समझने से पहले आपको मार्केट सेगमेंटेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट पहले आता है और टारगेट मार्केट का कॉन्सेप्ट बाद में आता है। लेकिन एनी हाउ चूँकि ये मार्केटिंग प्लानिंग है इसलिए ये डायरेक्ट ही इसकी डेफिनेशन जो है वो फोकस करती है टारगेट मार्केटिंग पे। लेकिन इससे पहले मैं मार्केट सेगमेंटेशन का आपको कॉन्सेप्ट दूंगी। बेटा मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन करवा दूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है। बेटा सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं ना कि न्यूज़पेपर में या जो हमारे मॉर्निंग शोज़ होते हैं
या हमारे जो ड्रामास कह लें या मूवीज़ और ड्रामास में तो नहीं, लेकिन जो हमारे शोज़ चल रहे होते हैं, लाइव शोज़ जो चल रहे होते हैं, जो लाइव टॉक चल रही होती है न्यूज़ चैनल्स पे पॉलिटिशियंस के बीच में और एंकर्स के बीच में, इन सब में कुछ सेगमेंट्स होते हैं। इन्होंने अपने पूरे के पूरे एक 30 मिनट्स का प्रोग्राम है या 1 घंटे का प्रोग्राम है, उसको उन्होंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। और फिर उस सेगमेंट का जो टाइम पीरियड होता है उसी में उनको वो एक्टिविटी परफॉर्म करना होती है, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो जाता है। तो बेटा सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट। इसी तरह से मार्केट जो होती है वो एक, आप उसको एकदम से पूरी मार्केट को कंसीडर नहीं कर सकते। मार्केट भी सेगमेंट्स की फॉर्म में होती है, वो भी हिस्सों की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब मार्केट को सेगमेंट करने का मतलब क्या है? क्या आपने मार्केट को पकड़ के दीवारें खींच दी हैं कि ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कभी किसी मार्केट में दीवारें देखी हैं या आपने मेंशन किया कि अच्छा जी ये हमारा ज्वेलरी का सेगमेंट है, ये हमारा ये सेगमेंट है, ये हमारा ये सेगमेंट है, ये हमारा ये सेगमेंट है? नहीं, मार्केट तो मार्केट एज अ होल होती है। और आपको एक जगह पे 10 डिफरेंट प्रोडक्ट की दुकानें भी मिल सकती हैं, शॉप्स भी मिल सकती हैं, लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब मार्केट को सेगमेंटाइज करना नहीं है, मार्केट को पार्शलाइज करना नहीं है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है अपने कस्टमर्स को डिवाइड करना। अब कस्टमर्स को डिवाइड कैसे करना है? उनकी नीड की बेस पे और उनकी डिमांड की बेस पे, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं इंशाल्लाह, अब ये हमारी डेफिनेशन आ रही है, डेफिनेशन के साथ में आपको एग्जांपल्स भी देके इसको एक्सप्लेन करूँगी कि मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है। अब बेटा देखिए, ये हमारी है मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मार्केट्स, ठीक है, यानी कि मार्केट्स को डिवाइड करना इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर्स, ठीक है। यानी कि चूंकि मार्केट सेगमेंटेशन हमारे टॉपिक का नेम है, इस वजह से हम मार्केट के वर्ड को रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन है क्या कि अपने वाजिया ग्रुप बना देने हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजिया। आपने डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बना देने हैं ऑफ बायर्स के, और बायर्स कौन होते हैं? जाहिर सी बात हमारे कस्टमर्स होते हैं। तो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर्स हु हैव डिफरेंट नीड्स, जिनकी मुख्तलिफ उनकी ज़रूरियात हैं, उनकी डिमांड्स मुख्तलिफ हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ हैं और उनके बिहेवियर्स मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो इनको जो है, इनका हम एक ग्रुप बना देंगे। फिर दूसरे बायर्स जिनकी नीड डिफरेंट हैं, डिमांड डिफरेंट हैं, करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट, बिहेवियर डिफरेंट है, उसको हम दूसरे सेगमेंट में रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अब ये कौन से कस्टमर्स होते हैं सेगमेंट में? एक सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में, तीसरे कस्टमर्स में कौन कौन से सेगमेंट में कौन कौन से कस्टमर्स आएंगे? उनमें डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली होता है उनकी नीड्स का, उनकी डिमांड्स का, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का और उनके बिहेवियर का। एंड हु मे रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड यानी कि रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट हो सकती है। एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स, और फिर उनको डील करने का जो मार्केटिंग जो प्रोग्राम है, जो यानी आपकी एडवर्टाइजमेंट आ गई, उनको डील करने का तरीका आ गया, उनको अप्रोच करने का तरीका आ गया, या उनके साथ रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने का तरीका आ गया, वो भी डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स रिक्वायर करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स को जो है वो मैंने मेंशन किया है। पहले आ गई क्लासरूम, ठीक है बेटा। ये तो हमारी एक, आप कह रहे हैं कि हम बचपन से हमें पता है कि क्लासरूम्स में ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए क्यों बनाया जाता है? कि जी उसमें आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो टीचर की बात को ज़्यादा जल्दी समझ लेते हैं, उनको जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, और मज़ीद जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उन बेसिस पे उनको जो है वो ग्रुप ए में रख दिया जाता है, यानी कि ग्रुप ए सेगमेंट ए में रख दिया जाता है, ठीक है। अब मैं सेगमेंट बी की बात करूँगी तो उसमें वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो ज़रा थोड़े से जो है वो लोअर उनकी मेंटेलिटी है, लोअर इंटेलिजेंस है, उनको समझने में ज़रा टाइम लगता है, समझने का तरीका डिफरेंट है उनका, ठीक है। तो ये जो हैं वो सेगमेंट बी है। इसी तरह सेगमेंट सी में उससे ज़रा लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे हर लिहाज से। सेगमेंट डी में उससे ज़रा लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो चूंकि बेटा इन स्टूडेंट्स की नीड्स डिफरेंट हैं। नीड्स कैसे डिफरेंट हैं
कि इनको समझाने का तरीका डिफरेंट होगा, टीचर को डिफरेंटली डील करना पड़ेगा कि लाइक अगर पूरी क्लास को लेक्चर दिया है और पीछे से एक स्टूडेंट ने जो है वो क्वेश्चन ऐसा किया है कि वो बिल्कुल जहाँ जेड तक लेक्चर दिया वो बिल्कुल अपने टीचर को ए पे ले गया है, तो वो फिर टीचर को उसको अलग से समझाना पड़ता है, तो उसकी नीड डिफरेंट हो गई। ठीक है, डिमांड भी फिर जाहिर सी बात है, नीड डिफरेंट तो डिमांड भी प्रोडक्ट की डिफरेंट होगी अगर मार्केट के लिहाज से बात करें। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिर जाहिर सी बात है, कस्टमर का अपने अपने शॉपकीपर के साथ या अपने डीलर के साथ डील करने का तरीका, बोलने का तरीका, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने का तरीका ये डिफरेंट होगा, उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो बेटा ये आती है। इसी तरह से अगर मैंने दूसरी एग्जांपल ली थी कार परचेजिंग की। अब कार परचेजिंग की मार्केट को कैसे सेगमेंटाइज करते हैं कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कंफर्टेबल और बिग कार्स यानी कि बिग इन साइज़ जो कार्स होती हैं वो उनको परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, वो प्राइस को बॉदर ही नहीं करते, चाहे करोड़ों की क्यों ना आ जाए, उनका फोकस प्राइस नहीं होता, उनका फोकस जो है वो कंफर्ट और साइज़ होता है। ठीक है, तो अब इस मेंटेलिटी के जो आपके सारे कस्टमर्स हैं वो एक सेगमेंट में आ जाएंगे। मार्केट कौन सी है? सिर्फ कार्ड्स की मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी और प्रोडक्ट की मार्केट की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ कार्ड्स की मार्केट की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें एक सेगमेंट ए बन गया और उस सेगमेंट ए की स्पेशलिटी क्या है कि उसमें आने वाले जितने भी कस्टमर हैं उनकी डिमांड, उनकी नीड क्या है कि वो कंफर्टेबल कार्ड्स चाहते हैं और बिग इन साइज कार्ड्स चाहते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कि मैं सेगमेंट बी की बात करती हूँ, तो सेगमेंट बी में क्या आ जाएगा, वो कस्टमर्स आ जाएंगे जो प्राइस को ज़्यादा बॉदर करते हैं, वो साइज़ को और कंफर्ट को वो कहते हैं कि ना मिले लेकिन हमें एक रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए। ठीक है, अब इस मेंटेलिटी के जो कस्टमर्स आएंगे वो सेगमेंट बी में आएंगे। अब ऐसे कस्टमर्स, मैं सेगमेंट सी की तरफ चल रही हूँ। अब ऐसे कस्टमर जो कमर्शियल यूज़ के लिए कार्स को परचेज़ करते हैं, यानी कि हमारे ड्राइवर्स जो कि पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी को परचेज़ करते हैं, वो बेसिकली वैन्स परचेज़ करते हैं, पिकअप परचेज़ करते हैं, कैरी परचेज़ करते हैं, ये इस किस्म की जो हमारी स्कूल के पिक एंड ड्रॉप्स की जितनी भी तरह की गाड़ियाँ होती हैं वो उनको परचेज़ करते हैं। तो उस सेगमेंट में आने वाले उन कस्टमर्स की जो मोटिव होता है, उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि यार हमें साइज़ में बड़ी मिल जाए। ठीक है, प्राइस अगर उन्हें थोड़ी बहुत ज़्यादा भी बियर करनी पड़ती है डजेंट मैटर, लेकिन उनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो स्पेस पे होता है कि जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी ज़्यादा हम हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको पिक एंड ड्रॉप दे सकेंगे। ठीक है, तो ये सेगमेंट सी के कस्टमर्स हैं। बेटा इस तरह से मार्केट को सेगमेंटाइज किया जाता है। मैंने यहाँ पे आपको सेगमेंट ए के लिहाज से भी बताया, सेगमेंट बी के लिहाज से भी बताया, सेगमेंट सी की भी मैंने आपको एग्जांपल दी, और सिर्फ मार्केट की कार की मार्केट के लिहाज से मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह से बेटा आगे मैंने टूथपेस्ट की एग्जांपल दी है, टूथपेस्ट की। तो टूथपेस्ट में देखें आप कितनी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग टीथ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनका अलग से एक सेगमेंट है। ठीक है, और उस सेगमेंट को टारगेट किसने किया है? कोलगेट ने। ठीक है, अगर आप बात करते हैं फ्रेशनेस की, तो फ्रेशनेस, ऐसे लोग जो फ्रेशनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो उनका एक अलग सेगमेंट है, और उस सेगमेंट को टारगेट किसने किया है? क्लोजअप ने। फिर अगर मैं सी सेगमेंट की तरफ चली जाऊँ, तो सी सेगमेंट में मैं ऐसे कस्टमर्स की बात करूँगी जो बेचारे ओल्ड एज आ जाते हैं, थोड़े, ये जिनको सेंसिटिविटी का इशू है, मसूड़ों का इशू है, दांतों की वीकनेस का इशू है, तो वो एक अलग सेगमेंट है। वो फिर प्रेफर करते हैं कि हमको जो सा भी जो है वो टूथपेस्ट ख़रीदें वो हमारी ये प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर दे। तो उस सी सेगमेंट को टारगेट किसने किया? सेंसोडाइन ने। तो बेटा इस तरह से ये जो है वो मार्केट को सेगमेंटाइज किया जाता है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले और मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है बेसिकली टारगेट मार्केट का कॉन्सेप्ट, जो कि आपके डेफिनेशन का हिस्सा है। ठीक है, अब बेटा जब मैंने मार्केट सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, अब जो कंपनी अपने जिस प्रोडक्ट के ज़रिए से जिस सेगमेंट को टारगेट करेगी, इट मीन्स कि हमने ये कहना है कि इसने उस मार्केट को टारगेट किया है। ठीक है, अब जैसे सेंसोडाइन ने सेंसिटिविटी वाले सेगमेंट को टारगेट किया है, तो इसके टारगेट मार्केट क्या है या टारगेट कस्टमर्स क्या हैं? सेंसिटिविटी वाले हैं। ठीक है, कोलगेट ने जो है वो स्ट्रेंथ वाले सेगमेंट को टारगेट किया है, तो उसके टारगेट कस्टमर्स या टारगेट मार्केट कौन सी है? वो
क्लोजअप है, यस क्लोजअप है, और जिन्होंने सेंसिटिविटी को टारगेट किया है वो सेंसोडाइन ने उसको टारगेट किया है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसको टारगेट मार्केट टारगेट भी कह सकते हैं और कस्टमर टारगेट भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में होते आपके कस्टमर्स ही हैं, ठीक है। तो और ये कस्टमर्स को टारगेट ही मैंने बड़े अच्छे से रेगुलर क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, पिछले जो 2 वीक्स में हमारी क्लासेस हुई हैं। अच्छा, अब बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है मार्केट को टारगेट करने की? मीन्स इवेल्यूएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट, कि आपने हर मार्केट सेगमेंट को इवेल्यूएट करना है, उसकी अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस का मतलब ये कि रीज़न, ठीक है। अब जैसे सेगमेंट ए, अगर मैं टूथपेस्ट की मार्केट की बात करती हूँ तो उसके सेगमेंट ए में अगर स्ट्रोंग टीथ वाले कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनकी उनकी अट्रैक्टिवनेस क्या है? स्ट्रोंग टीथ, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी वाले आ रहे हैं तो उनकी अट्रैक्टिवनेस क्या है? सेंसिटिविटी। अगर फ्रेशनेस वाले आ रहे हैं तो उनकी अट्रैक्टिवनेस क्या है? फ्रेशनेस, ठीक है। तो इसमें कंपनीज ने क्या करना होता है, बिजनेसेस ने क्या करना होता है, अपने बेसिकली मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना होता है, उसकी अट्रैक्टिवनेस को टारगेट करना होता है, एंड सेलेक्टिंग वन और मोर मार्केट सेगमेंट्स, और फिर वो डिसाइड करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आया एक सेगमेंट को टारगेट कर सकता है, दो को टारगेट कर सकता है, या तीन को टारगेट कर सकता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं तो टूथपेस्ट की मार्केट ने या उसकी प्रोडक्ट्स ने वाजिया तौर पे एक एक सेगमेंट को जो है वो टारगेट किया है। कोलगेट ने स्ट्रेंथ वाले सेगमेंट को टारगेट किया है, सेंसोडाइन ने सेंसिटिविटी वाले सेगमेंट को टारगेट किया है, क्लोजअप ने फ्रेशनेस वाले जो है वो सेगमेंट को टारगेट किया है। इनके एक प्रोडक्ट ने एक सेगमेंट को जो है वो टारगेट किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो मोर देन वन सेगमेंट को टारगेट करती हैं, ठीक है। मोर देन वन सेगमेंट को टारगेट करने का क्या क्या, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। अब जैसे आप बात कर लें, सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग की एडवर्टाइजमेंट में कभी उसने मेंशन किया है कि ये इन स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए मेरा प्रोडक्ट है? नहीं। वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, अपनी मार्केटिंग प्लान को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि कोई भी सेगमेंट के लोग, कोई भी सेगमेंट के जो मोबाइल्स की मार्केट सेगमेंट है, वो कोई भी मार्केट सेगमेंट का कस्टमर जो है वो उनकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है। लेकिन एनी हाउ उसमें भी स्पेशलाइजेशन आ जाती है, ऐसा नहीं कि उसमें हम सेगमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, नहीं। सेगमेंट हर मार्केट में हर प्रोडक्ट के लिहाज से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इट्स अगेन वही बात कि ये आपकी मार्केटिंग प्लान्स पे, आपकी एडवर्टाइजमेंट प्लान पे, आपके अपने कस्टमर को कैप्चर करने के प्लान्स पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की मार्केट को टारगेट करना है, किस सेगमेंट को टारगेट करना है और क्यों करना है, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे ये मैंने अगेन वही टूथपेस्ट की आपको एग्जांपल दी थी कि टूथपेस्ट ने जो मजबूत दांत सेहतमंद मसूड़े, ये मुझे भूल गया था मजबूत दांत सेहतमंद मसूड़े, ये मतलब वो बोलते भी हैं स्पेशली उनके एडवर्टाइजमेंट में ना, ये आपको आपको लगता है हर एडवर्टाइजमेंट में ना आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी ने किस सेगमेंट को जो है वो टारगेट किया है। इसी तरह से सेंसोडाइन देखिए, उन्होंने ठंडा और गर्म, वो स्पेशली अपनी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करते हैं कि सेंसिटिविटी, ठंडा और गर्म वाले सेगमेंट को उन्होंने किया है। क्लोजअप वाली वो फ्रेशनेस, ताज़ा सांस, यानी कि वो मेंशन करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि हम इन कस्टमर्स को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, इस मार्केट सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। बेटा अच्छा, अगला हमारा जो है, जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है मार्केट मिक्स का, जो थर्ड कॉन्सेप्ट है। आई होप सो कि आपको मार्केट सेगमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और मार्केट टारगेट मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। हमारा जो है वो मार्केट मिक्स का है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अजान हो रही है तो पहले ज़रा थोड़ा सा गैप ले लेते हैं 1-2 मिनट का, फिर हम अपने थर्ड जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग प्लानिंग का उसमें आएंगे और हम मार्केट मिक्स को कंटिन्यू करेंगे।
ओके बेटा, अजान ख़त्म हुई। अब हम अपने थर्ड और लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं इस टॉपिक के, विच इज़ अबाउट द मार्केट मिक्स। ठीक है बेटा, मार्केट मिक्स की मैं पहले आपको डेफिनेशन करवा दूं और फिर मैं इसको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूंगी, इसके डेफिनेशन में जो आगे सब कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उनको। अच्छा बेटा, मार्केट मिक्स इज़ अ सेट ऑफ टेक्टिकल मार्केट टूल्स। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लें कि ये सेट ऑफ टूल्स है। ठीक है, दैट द फर्म, बेटा फर्म का मतलब है किसी भी बिजनेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फर्म किसको बोलते हैं? बिजनेस को बोलते हैं। दैट द फर्म यूजेस, यानी कि इन टूल्स को कोई भी बिजनेस इस्तेमाल करता है टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, ताकि वो रिस्पॉन्स ले सके इट वांट्स, जो वो चाहता है, इन द टारगेट मार्केट, अपने टारगेटेड मार्केट से। ठीक है, यानी जैसे अगर मैं जो हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। मेरे स्टूडेंट्स होने का क्या मतलब है कि आप लोग मेरे कस्टमर्स हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैं अपनी टीचिंग टेक्निक जो है या पढ़ाने का तरीका जो है उसको टूल कहते हैं ना, टीचिंग टूल कहते हैं। मैं वो वाला टूल अडॉप्ट करूँगी जो मुझे वो आप लोगों का रिस्पॉन्स दे जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, इसी तरह से कंपनीज़ क्या करती हैं, बिजनेसेस क्या करते हैं कि अपने कस्टमर से वो जिस किस्म का रिस्पॉन्स चाहते हैं ना, वो उसी रिस्पॉन्स के मुताबिक जो है वो टूल को इस्तेमाल करते हैं और मार्केटिंग करते हैं और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब एनी हाउ जो मेन इसमें टर्म्स हैं वो है सेट ऑफ टूल्स यूजेस टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट्स। इट यहाँ पे बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है, इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट्स। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब चूंकि बात हुई है हमारी सेट ऑफ टूल्स की, ठीक है, सेट, इसमें टोटल 4 तरह के टूल्स आते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के टूल्स हैं जिसको हम मार्केट मिक्स टूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी चले मैं लिख सकती हूँ मार्केट मिक्स। आप स्टूडेंट्स ने नहीं लिखना, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके ना मार्केट मिक्स टूल्स जो हैं, यानी कि इस सेट में 4 टूल्स आते हैं। पहला है एनालिसिस का, दूसरा है प्लानिंग का, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन का और चौथा है कंट्रोल का। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले एनालिसिस। तो एनालिसिस की बात करें तो बेटा इसमें सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस होते हैं। ऑनलाइन लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे तरीके से ये आपको एक्सप्लेन किया है कि स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस क्या होते हैं बेटा, इसमें से ये एनालिसिस होते हैं कि हर कंपनी जो है वो खुद अपने लिहाज से या अपने किसी प्रोडक्ट के लिहाज से एनालिसिस किए जा सकते हैं। ठीक है, इस एनालिसिस में क्या आएगा, आप 4 चीज़ें मेजर करेंगे। एक, सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे, यानी आप अपनी का मतलब क्या है कि कंपनीज अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे कि उनके पास कौन सी स्ट्रेंथ है, क्या पावर उनके पास है क्या। ठीक है, दूसरा है कि वो अपनी वीकनेस को देखेंगी, W स्टैंड्स फॉर द वीकनेस। वो देखेंगी कि यार अगर हम किसी वजह से हमारा मार्केट ग्रोथ कम है या हमारा मार्केट शेयर कम है तो वो हमारी किस वीकनेस की वजह से है, वो अपने वीकनेस को देखेंगी। थर्ड वन जो है O स्टैंड्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि वो बाहर मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं वो उनको देखेंगे कि इनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी को हम पिक कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं और कितनी जल्दी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगेन वो थ्रेड्स को देखेंगे। थ्रेड्स हमेशा जो है बेटा वो T स्टैंड्स फॉर द थ्रेड्स। थ्रेड्स जो होते हैं वो हमेशा आपके कंपेटिटर से मिलते हैं। कंपेटिटर यानी कि जो बिल्कुल लाइक अगर मेरा यहाँ पे कॉलेज है एलकास्ट के नाम से, और अगर कल को कोई और इन्वेस्टर आता है तो वो बिल्कुल मेरे कॉलेज के साथ ही बिल्डिंग बनाता है, सेम मेरे कॉलेज के लेवल की ही, किसी और नेम से कह लें, चलिए आप पंजाब के नेम से कह लें। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर वो दोनों बिजनेसेस के दरमियान में कंपटीशन बिल्ड हो जाता है और एक थ्रेट मिलता है, कंपेटिटर थ्रेट किसको बोलते हैं। दोनों बिजनेसेस की फिर कोशिश होगी कि जो स्टूडेंट्स उनके पास जा रहे हैं वो मेरे पास आएँ। दोनों बिजनेसेस जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को इस तरह से चेंज करेंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग को इस तरह से चेंज करेंगे कि हमने किस तरह से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो हमने कैप्चर करना है। तो बेटा ये जो होते हैं स्वॉट एनालिसिस की बात हो रही है, तो स्वॉट एनालिसिस में ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं ये 2 इंटरनल फैक्टर्स होती हैं, यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, यानी ये मार्केट में मौजूद होते हैं, ये मार्केट से आपको मिलते हैं। अच्छा बेटा, ये पहला सेट ऑफ टूल हो गया। दूसरा है प्लानिंग।
ठीक है बेटा। प्लानिंग जो है, एक मैं इस तरफ तो बाद में आऊँगी, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें प्लानिंग में देखी जाती हैं वो देखी जाती हैं कस्टमर की नीड, कि मेरे कस्टमर की नीड क्या है। ठीक है, कस्टमर किस तरह की चीज़, कस्टमर की नीड क्या है। अच्छा बेटा, ये जो नीड्स हैं ये फिजिकल भी हो सकती हैं, ये सोशल भी हो सकती हैं, ये इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, ये किसी भी तरह की हो सकती हैं। ठीक है, कस्टमर की नीड, जब कस्टमर अपनी नीड को रियलाइज़ करता है तो वो उसके अंदर वांट क्रिएट होती है, फिर वो उस चीज़ को चाहता है कि मैं इस चीज़ को परचेज़ करूँ, इस प्रोडक्ट को परचेज़ करूँ। तो नीड और वांट को का पता होना चाहिए आपको अपने कस्टमर के बारे में। एंड देन फिर आपको वांट जो है वो किसको क्रिएट करती है, डिमांड को क्रिएट करती है। ये तीनों चीज़ें जो है ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। नीड रियलाइजेशन हो गई तो वांट क्रिएट होगी, वांट रियलाइजेशन होगी तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो मार्केट में जाएगा और उस चीज़ को परचेज़ करना चाहेगा। अब इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे हार्पिक के, हार्पिक एक प्रोडक्ट है, क्लीनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हार्पिक जब नहीं था, यानी जब ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं थी, तो उससे पहले लोग जो थे वो अपने वॉशरूम्स को सर्फ से साफ़ करते थे, किसी डिटर्जेंट से या किसी भी तरह से, जो भी उनके पास पॉसिबल रिसोर्सेज थे वो उस तरह से उसको करते थे, क्लीन करते थे। लेकिन हार्पिक मार्केट में आया तो हार्पिक ने सबसे पहले क्या किया, लोगों को नीड रियलाइजेशन कराई, लोगों को बताया कि यस आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको अपने वॉशरूम्स को इस तरह से साफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब एक दफ़ा लोगों ने उस नीड को रियलाइज़ किया तो वहाँ से लोगों में वांट का फैक्टर आया। ठीक है, यानी कि लोगों ने में वाकई उनके जहन में, उनके डिसीजंस में ये बात आई कस्टमर्स के कि हमने इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, ये तो वाकई में हमारी नीड है, हमें पता ही नहीं था, हमने इस नीड को रियलाइज़ ही नहीं किया। अब जब पता चल गया है, रियलाइज़ हो गई है नीड, तो फिर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, जब एक दफ़ा वांट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो फिर डिमांड, फिर कस्टमर जो है वो मार्केट में जाता है और उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है। ठीक है बेटा, इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल हार्पिक की थी जो मैंने आपको दी। और आज आप हार्पिक को देख लें कि हर बंदा जो है वो अपनी जो है वो अपने वॉशरूम्स को साफ़ करने के लिए वो हार्पिक को डिमांड कर रहा होता है कि हमने हार्पिक को करना है। अच्छा बेटा, इन एनालिसिस में इन तीन चीज़ों के लिहाज से मज़ीद जो चीज़ें आती हैं वो फिर प्लानिंग में आती हैं। प्लानिंग में आती है कि आपने अपनी मार्केट्स को प्लान करना है। मार्केट को प्लान करने का क्या मतलब है कि आपने मार्केट सेगमेंट को देखना है कि मैं किस सेगमेंट को टारगेट करूँगा, आपने अपने कस्टमर्स को देखना है, टारगेट मार्केट को देखना है, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। और फिर बेटा अज़ान हो रही है तो मुझे बार बार जो है ना वो बीच में चुप होना पड़ता है। अच्छा, लेकिन एनी हाउ फिर जो है वो प्रोडक्ट प्लान्स, फिर आपको अपने प्रोडक्ट्स देखने चाहिए। अच्छा यार, मेरी प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, मेरी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या, ये प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के लिए, वो कस्टमर को टारगेट करने में वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसका बहुत रोल होता है। ठीक है, अब जैसे लोशंस के आप देख लें, हर लोशन का अपना एक स्टाइल है, अपना एक डिज़ाइन है। तो ये प्रोडक्ट को प्लान कैसे करना है और किन बेसिस पे करना है, ये भी आपके मार्केट प्लानिंग का हिस्सा है, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं। और फिर ब्रांड्स को प्लान करना कि हमने किस ब्रांड की तरफ चलना है, किस तरह से चलना है, हमने कब हमारी एक अनब्रांड प्रोडक्ट को ब्रांड प्रोडक्ट में लेके जाना है, उसके बारे में जितने भी प्लान्स आते हैं वो आपके सारे मार्केट प्लानिंग में आती हैं। ठीक है बेटा, अगला जो थर्ड स्टेप आ जाता है वो आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का। फिर ये सारे जो आपने एनालिसिस किए और एनालिसिस करने के बाद आपने इन एनालिसिस के मुताबिक जो है वो ये प्लान्स लिए, और इन प्लान्स को अब है इम्प्लीमेंट करने का टाइम, अब है टर्न्स द प्लान्स इनटू एक्शंस। अब आप वाकई में चीज़ों को प्रैक्टिकली करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और जब जाहिर सी बात है जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करना शुरू हो गए तो फिर आपको क्या, आपका टूल आता है कंट्रोल। फिर आपने उनको कंट्रोल भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने एक दफ़ा स्ट्रेटजी बना ली, एक दफ़ा प्लान्स बना लिए तो फिर बस चलने दे उन्हें, नहीं, आपको उन प्लान्स को बार बार देखना पड़ता है। आपको अपने कस्टमर के लिहाज से, मार्केट ट्रेंड्स के लिहाज से, कस्टमर की नीड के लिहाज से, कस्टमर की डिमांड के लिहाज से आपको जो है वो अगेन एंड अगेन अपनी स्ट्रेटजीज़ पे गौर करना पड़ता है, अपने प्लान्स पे गौर करना पड़ता है। और फिर उस लिहाज से आपको क्या करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना पड़ता है, अपने
अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो कंट्रोल में क्या चीज़ आती है कि मयरिंग एंड इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स। आपने क्या करने हैं, आपने ये जो एक्शन जब आप ले रहे हैं अपने प्लान्स के मुताबिक, आपने इनको मयर करना है और इनको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। इनको मयर और इवेल्युएट करने के साथ साथ आपने क्या करना है, इन रिजल्ट्स को आपने इवेल्युएट करना है, मेजर करना है ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, मार्केट की एक्टिविटीज़ के लिहाज से, एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। और फिर अगर आपको लगता है कि यार मेरा ये प्लान कुछ बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो मुझे प्लान ए से जो है वो प्लान बी की तरफ मूव करना चाहिए। तो फिर आपको फिर वो कब बी की तरफ मूव करना है, क्यों करना है, किस स्टेज पे करना है, फिर ये जो है ये आप ये करेक्टिव मेजर्स लेना भी आपके पूरी प्लानिंग का हिस्सा होते हैं, ठीक है। और ये वही प्लानिंग है, ये वही स्टेज है जो पीछे हमारे फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मैंने स्टेज से आपको मेंशन किया था ना कि फ्यूचर प्लान्स की स्टेज कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या प्लान्स करने हैं, ये सारे आप फिर अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एट वंस करते हैं। लेकिन कब कब कौन से प्लान को एग्जीक्यूट करना है, इन एक्शन लेकर आना है, वो फिर आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप प्लान करते चले जाते हैं। तो बेटा ये आपका आज सेकंड लेक्चर था जो कि था अबाउट मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में था ये आपका पूरा लेक्चर। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी हाउ, ओके, अल्लाह हाफिज़।